द सेकंड, एज डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि आप शेब नए हैं इस क्लास में, मेरे ख्याल से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कार क्या है, किस तरह हम लोग लेकर चलते हैं। तो स्टडी टेक्स्ट, एग्जाम किट और जो रिकॉर्डिंग वगैरह का जो सारा तरीका कार है वो उनको सारा प्रोसीजर पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। एक पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है, लेकिन 2 मंथ्स का टाइम हमारे पास सिलेबस कवरेज के लिए नहीं है। 2 मंथ्स का टाइम है हमारे पास एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबली मेरी कोशिश ये होगी कि अभी टुडे इट्स 1 अक्टूबर, आज अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत भी लेट हो अगर हमारा सिलेबस कवरेज, तो वो मिड ऑफ नवंबर तक हो चुकी हो, ठीक है। लेकिन मिड ऑफ नवंबर तक सिलेबस कवर होने का मतलब ये नहीं कि हमारी क्लासेस वहां पर खत्म हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको भी इस बात का अच्छी तरह पता है कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। जो जो हाँ, तो आप लोगों की प्रोग्रेस साथ साथ चल रही होती है, डेली बेसिस पे रिवीजन, डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज, वो एक हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। द सेकेंड थिंग, कि कोई भी चीज लास्ट टाइम के लिए हम नहीं छोड़ेंगे कि हम इसको एट द एंड ऑफ सिलेबस हम इसको तैयार कर लेंगे। जो भी चीज पढ़ेंगे उसको डेली बेसिस पे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, एंड के लिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जो चीज आप एंड के लिए छोड़ेंगे, जब हम ड्यूरिंग द सिलेबस उसको पढ़ चुके होंगे और आपने साथ उसको तैयार नहीं किया, तो सिलेबस कंप्लीट होते तक आप वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप वो भूल चुके होंगे। वो भूल चुके होंगे और आपको उस टाइम पे उसके ऊपर दोबारा आपको लेक्चर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ चलें। अगर आप क्लास किसी वजह से, कोई मजबूरी हो जाती है इंसान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा अगर क्लास मिस हो गई, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग मेरी डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, आप लोग वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। रिकॉर्डिंग सुन के जो आपकी क्यूरीज होंगे, जो आपके पॉइंट्स होंगे, वो अपने पास नोट करें। नोट करने के बाद आप मुझे बताएं, सर हमें ये चीज नहीं समझ आई। अगर आपको पूरे का पूरा लेक्चर नहीं समझ आया सुनने के बाद, मुझे वो पूरा लेक्चर डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा वो लेक्चर डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन इस चीज को भी सामने रखने कि जाहिर है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं तो टीचर का भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट ना लेना तो टीचर का भी इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, ये मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जितना इंटरेस्ट शो करेंगे, मुझे उतना मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है, और उतनी ज्यादा आपको भी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो ये तो 3 चीजें जो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो और जाहिर है, देखें, मैं एक हमेशा ये बात करता हूँ, देखें टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है कि जब आपने नॉर्मली अगर कोई गुड सेल करनी है ना, ये आप यहाँ पे, आप जब एसीसी के लिए आए हैं, तो ये आप यहाँ पे बिजनेस प्रैक्टिसेस में आप देखेंगे भी सही, और हम काफी सारी जगहों पे इस चीज को डिस्कस करेंगे डिफरेंट पेपर। लेकिन जब आप कोई गुड सेल कर रहे हैं ना, तो गुड्स का क्या है कि वो डेफिनेटली उसका एक ही स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें जो कंपोनेंट यूज होना है हर मरतबा वही कंपोनेंट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप आईफोन की बात कर लें, आईफोन 13 उसका जो भी लेटेस्ट मॉडल उठा लें, तो डेफिनेटली उसमें क्या हो रहा है, उसके आप जितने भी यूनिट्स उठाएंगे तमाम यूनिट्स में आपको स्टैंडर्डाइजेशन नजर आएगी। लेकिन सर्विस में क्या होता है, सर्विस में आप स्टैंडर्डाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, सर्विस आपकी हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। सर्विस की क्वालिटी को मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे मेरी, ठीक है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगर आप लोग फेल हुए, तो इसका मतलब है मैं फेल हूं, आप लोग फेल नहीं। बात समझ आ रही है। और अगर आप लोग पास हैं तो इसका मतलब है मैं पास हूँ। मैंने जब भी अपना एनालिसिस किया, तो मैंने हमेशा अपना एनालिसिस इसी बेसिस पे किया कि अगर स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है मैं पास हूँ, अगर स्टूडेंट फेल है तो वो फिर मैं फेल हो गया, स्टूडेंट नहीं फेल। बात समझ रहे मेरी बात? जी। तो एनीवे, एंड द सेकंड थिंग कि कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चनिंग में किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है। आप लोगों को हर तरह का क्वेश्चन जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो हम पढ़ रहे हैं या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हाँ, जो चीज नहीं पढ़ी, मैं कोशिश आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि जो पार्ट अभी नहीं पढ़ा या जो अभी हमने नॉलेज नहीं लिया, तो उससे रिलेटेड कोशिश करें कि क्वेश्चन ना करें। क्यों? क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो चीज, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन वहां पे आपका एड्रेस हो जाए, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे पता है, मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज बतानी है, ठीक है। तो इसीलिए आपका कोई भी क्वेश्चन अनएड्रेस नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज हम लोग पढ़ चुके,
उसकी आपको समझ नहीं आई, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जरूर मुझसे पूछें, बार बार पूछें, जब तक समझ नहीं आएगी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओके जी, लेट्स सी, दो तीन चीजें हैं हमारे पास, स्टडी टेक्स्ट सिस्टम मेरे सामने है, ठीक है जी। और जो कोर्स की डिटेल है, इसमें से कुछ तो ऑलरेडी आप लोग F3 में पढ़ चुकी हैं, लेकिन F3 में आप लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितनी डिटेल में हम लोग ये चीजें अब यहाँ पर पढ़ेंगे F7 में। या F3 में कुछ और अप्रोच थी, यहाँ पर F7 में कुछ और अप्रोच होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल है, ये वो आपका F3 का लेवल नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सी जी, जो इसमें टॉपिक्स हैं मैं आपको क्विकली गो थ्रू कराता हूँ, टॉपिक्स की डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, जस्ट एक बार तो आपको रिव्यू दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद हम लोग जो हमारा एग्जाम है, जो उसका एग्जाम का पैटर्न है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद स्ट्रेट हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स IAS 16। हमारा टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 भी हम लोगों ने करना है, वो दरमियान में कोई भी क्लास में एक देख के, तो उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको साथ में कवर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रॉपरली अकाउंटिंग जो हो रही है, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, वो टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, और उसमें सबसे पहला जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ओके जी, लेट्स सी, मूविंग ऑन, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इस चीज में हम लोग डेफिनेटली पहले F3 में पढ़ा है, यहाँ पे भी ये चीजें डिस्कस करेंगे जी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने मैचिंग प्रिंसिपल पे बात की थी, हम लोगों ने एक्रूअल बेसिस पे बात की थी, हम लोगों ने मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी ऑलरेडी F3 में, वही चीजें हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यकीनन आप लोग भूल चुके होंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसमें हम लोगों ने दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और वो दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, एक हम लोगों ने पढ़ी थी फेथफुल प्रेजेंटेशन, और दूसरी पढ़ी थी रेलेवेंस, ठीक है। इसके अलावा चार जो थी वो इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन डेप्थ में इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा आपको समझाऊंगा, मुझे पता है कि आपको शायद वो चीज़ उस तरह से याद नहीं होंगी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी टाइमलीनेस पढ़ी थी, कंपेरेबिलिटी पढ़ी थी, अंडरस्टैंडेबिलिटी पढ़ी थी, ठीक है। और एक हम लोगों ने लास्ट चीज पढ़ी थी इसमें, वेरीफाइबिलिटी। तो इनशाला यहाँ पे भी वही चीजें पढ़ेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे आएंगे, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डेफिनेटली हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं F3 में, यहाँ पर भी देखेंगे। इसकी दो कमेटीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी, इंटरप्रिटेशन कमेटी, और एक और कमेटी हम लोगों ने पढ़ी थी एडवाइजरी काउंसिल, हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसको भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और एक और जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी IFRS फाउंडेशन पर, इफ यू रिमेंबर। इसके रोल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये जो नॉलेज है ये दोबारा रिफ्रेश होता रहे, ठीक है। और ये जो दो चैप्टर्स है ना, ये आपकी पूरी अकाउंटिंग की बेस है। मैं आज बता रहा हूँ हम लोग एसेट क्यों डेप्रिशिएट करते हैं, वो इस दो चैप्टर्स में बताया गया, वजह क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन क्यों हमें करनी पड़ती है, ठीक है। बात समझ आ रही जी। इसी तरह अगर हम लोग एसेट को इम्पेयर कर रहे हैं या रीवैल्यू कर रहे हैं, क्यों करते हैं और कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है वो तो डेफिनेटली इंटेंजिबल्स में देखेंगे, लेकिन क्यों करते हैं वो सारा इन दो चैप्टर्स में मौजूद है। इन दो चैप्टर्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग की, तो ये सारी अकाउंटिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन दो चैप्टर्स में, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके जी, टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स, डेफिनेटली यहाँ पर अब आपके जो टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स हैं उसमें डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इनको डील करते हैं। द फर्स्ट वन जो कि आज हम लोग शायद इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, IAS 16 इज देयर। IAS 23 ये बोरिंग कॉस्ट को डील करता है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करता है, ठीक है। इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को डील करते हैं आपका IAS 38। आप लोग ये F3 में ऑलरेडी पढ़ के हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली सिनेरियोज में इसको हम लोगों ने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना। इम्पेयरमेंट है एसेट्स की, इसको आपका स्टैंडर्ड डील कर रहा है IAS 36, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं
वो क्या सिचुएशंस हैं, वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो हमें ये बताएंगे कि आपका एसेट इम्पेयर हो रहा है, ठीक है। फिर उसकी डेफिनेटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। जी, रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, इसमें दो स्टैंडर्ड्स हम लोग देखने लगे हैं। और रेवेन्यू को आपका स्टैंडर्ड डील करता है IFRS 15, ठीक है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स को, सॉरी इसको मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, मेरे ख्याल से मैंने इसका एरो गलत मार्क कर दिया। तो रेवेन्यू के लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड मौजूद है? IFRS 15 मौजूद है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है IAS 20, ठीक है। जाहिर है जैसे जैसे पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपको इन सारे स्टैंडर्ड्स के नाम याद हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि सर इतनी जल्दी हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें कैसे याद हो जाएगा। ये जब जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं। रेवेन्यू के लिए जो पहले एक स्टैंडर्ड हुआ करता था दैट वाज IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। वो अब खत्म हो चुका हुआ है, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती अभी। जो IAS 11 के बाद जो रिवाइज किया गया स्टैंडर्ड दैट इज IFRS 15, ठीक है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये पूरे का पूरा हमारा कंसोलिडेशन पे है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन पे है। कंसोलिडेशन हम लोग पढ़ के आए हैं फ्री में, यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे। हमने डेफिनेटली सब्सिडरीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था फ्री में। आपको मोर और लेस वही एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो चीज आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस मिलेगा जो एसोसिएट्स की साथ में अकाउंटिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर बात होगी। जी, फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। डेफिनेटली आपको मेरे ख्याल से सबको शायद एक को छोड़ के जो अगर इंडस्ट्री में बैठे हैं अगर उनको इस चीज का आइडिया हो, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पता होगा, ठीक है। इसको आपका जो स्टैंडर्ड डील करता है दैट इज IFRS 9। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे फिर डिफाइन भी करूंगा इसको और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा कि इसको हम लोगों ने किस तरह डील करना है, इसकी अकाउंटिंग भी फिर पढ़ेंगे। लीजिंग होती है जब आप कोई एसेट लीज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से कोई गाड़ी लीज कर दी, ठीक है। कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने बैंक से लीज करवा दिया, ठीक है। इसको हमारा जो स्टैंडर्ड डील करता है दैट इज IFRS 16। पहले पहले किसी टाइम पर यहाँ पर हुआ करता था IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। लेकिन अब इसको रिवाइज करके IFRS 16 कर दिया गया। इसमें कुछ चेंजेस आई स्टैंडर्ड में, ठीक है। जाहिर है जो स्टैंडर्ड्स आपके एक्सपायर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना वो आपने पढ़ने, ठीक है। जस्ट बताने का मकसद इतना है कि आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री। आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं होगी, लेकिन आपका नॉलेज इनहांस करने के लिए और इन फ्यूचर आपकी अकाउंटिंग के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दूंगा इंशाल्लाह कि ये जो स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आई वजह क्या थी, हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स में क्या चीज कम थी, उसमें कहाँ पर पुराने स्टैंडर्ड्स लैग कर रहे थे जिस वजह से ये नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए गए, ठीक है। जी, ओके जी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में देखें दो आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। एक है आपका प्रोविजन कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक होगा इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जी, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑलरेडी हम लोग F3 में करके आए हैं। यहाँ पर दोबारा करेंगे दैट इज IAS 10, ठीक है। याद है जी? अगर नहीं याद तो हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है जो F3 में पढ़ के आए यहाँ पर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है जी। फिर आपकी इन्वेंट्रीज हैं और बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। डेफिनेटली अगेन इन्वेंट्रीज पे हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड पढ़ के हैं दैट इज IAS 2। और बायोलॉजिकल एसिड्स ये आपको मिलेगा IAS 41, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41। यहाँ पे इसको डिस्कस करें, राइट जी। फिर आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपका IAS 1 डील करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो बेसिकली आप यहाँ पर थोड़े से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबरा नहीं जाए कि यहाँ पर हमें इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम कवर करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे करें, ठीक है। ओके जी, मैं रिमूव कर रहा हूँ जितना कुछ लिखा है, इससे ऑनवर्ड्स आगे चल रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज
रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए जिस तरह आप पहले देख के आए थे, हमने F3 में भी डिस्कस की थी, रेशो एनालिसिस वगैरह यहाँ पर देखेंगे, रेशोज डिस्कस करेंगे जी। अर्निंग पर शेयर को डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये जो आपका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, इसमें ऑलमोस्ट हम एक जैसी चीजें देख रहे होंगे, ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरूर डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हम लोगों ने फायदे तो बहुत पढ़े, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके पर्पस तो बहुत पढ़े कि वजह क्या हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर क्यों करते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो भी जरूर डिस्कस करेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है आपका, IAS 7 इसको डील कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। और उसके बाद फिर कुछ स्पेशलाइज या आपके जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, या उसमें नॉर्मली किस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, राइट जी। जी, एनी क्वेश्चन, जहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज बताएं मुझे जी। ओके जी, लेट्स सी, नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। अब कुछ कोर्स कंटेंट को मैंने जस्ट एक क्विकली आपको एक ओवरव्यू दे दिया। जो चीज डिस्कस करनी है, अब हम लोगों ने इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करना है जी। आपके एग्जाम में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है। और उन तीनों पार्ट्स में होगा कुछ इस तरह से, जो आपका पहला पार्ट है उसमें आपके 15 MCQs हैं। लुक एट हियर, दिस वन, पार्ट ए है। पार्ट ए में आपके 15 MCQs हैं, एंड ईच MCQ विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। और इस तरह से जो आपका टोटल पार्ट ए होगा वो 30 मार्क्स का होगा, राइट। पार्ट बी की अगर बात की जाए, पार्ट बी में आपके पास 3 छोटे छोटे सिनेरियोज होंगे, और हर सिनेरियो में 5 MCQs होंगे, ठीक है। हर सिनेरियो के साथ 5 MCQs होंगे। तो अगर 5 MCQs हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हर सिनेरियो आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 3 सिनेरियोज हैं 10 मार्क्स के, तो टोटल हो जाएंगे 30 मार्क्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 60 मार्क्स होंगे, वो कहाँ से होंगे, वो आपके एक तरह के MCQs ही होंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है जी। यहाँ पे आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। लाइक आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा, ठीक है जी। एक लास्ट पार्ट है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में क्या होगा कि आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। या आपके पास लेंथी सिनेरियो होगा, इसके लिए आपको स्प्रेडशीट या आपको जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो गिवन होगा, और आपने उसके ऊपर ये क्वेश्चन परफॉर्म करना होगा। अब कैसे परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली ये हम सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम लोग क्लास में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन परफॉर्म करें वो इसी पैटर्न पे करें। बात समझ आ रही है, वो इसी पैटर्न पे करें। या तो हम लोग स्प्रेड शीट्स पे करेंगे, या तो हम लोग स्प्रेड शीट्स पे करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे करेंगे, राइट जी। और इसी की मैं आपसे एक्सपेक्टेशन भी यही है कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिस अभी से करनी है। जब जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में आप लोगों को डेली बेसिस पे बता रहूंगा कि होमवर्क क्या करना है, जो आज हम लोगों ने किया उसमें से आप लोगों का क्या काम। बात समझ आ रही है, तो वो आप लोगों ने डेली बेसिस पे करना है। शुरू में प्रॉब्लम होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तंग नहीं होंगे, शुरू में आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम होगी, अगर आप लोग टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, अगर आप टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, आपको स्प्रेडशीट पे काम करना नहीं आता, प्रॉब्लम होगी, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर यूर सेल्फ, ठीक है। 2 महीनों में आप बहुत अच्छी तरह, आपकी इतनी स्पीड डेवलप हो चुकी होगी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे तरीके से टैकल करें। इज इट क्लियर जी। जी, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर है जी। 3 आवर्स आपको अवेलेबल होंगे, 2 आवर्स का नहीं होगा। F1 F2 F3 तक आपके 2 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था, ये आपका 3 आवर्स का एग्जाम होगा। और डेफिनेटली हम इसको चलकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड पे हम लोग कुछ 1-2 मॉक्स भी अटेम्प्ट कराऊंगा, मैं खुद आप लोगों को अटेम्प्ट कराऊंगा।
हम यहाँ पर क्लास में बैठ के पूरे 3-3 घंटे का मॉक अटेम्प्ट करेंगे, 2 सेशन जरूर करेंगे उससे, ठीक है। और देखेंगे, आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना टाइम एलोकेट करना है, किस तरह से आप लोगों ने अपना टाइम मैनेज करना है। द सेकेंड थिंग, F1 F2 और F3 में आपको कैलकुलेटर्स अलाउड थे, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आपने सारी कैलकुलेशन स्प्रेडशीट पे करनी होगी। कैसे करनी होगी डेफिनेटली वो अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये पेपर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हमने यहाँ पर ये सारी चीजें सीखनी है, राइट। ओके जी, क्विकली अब हम लोग चैप्टर 3 पे जाएंगे। आज का सेशन हमारा शायद लेंथी नहीं होगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद विद इन 1 आवर इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हमारा जो सेशन होगा वो 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटे 30 मिनट का जरूर होगा, जरूर होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी, टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स की बात किया हम लोगों ने, इट्स ऑन पेज नंबर 37 जी। अच्छा, यहाँ से नहीं उठाएगा क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्टेड है। ओके जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से आप लोगों को अगर कुछ याद हो अपना इनपुट जरूर दीजिए, ठीक है, जरूर दें, ठीक है जी। ये टेंजेबल नॉन करंट एसेट सिस्टम हमारे सामने है। तो मैंने आपको जो स्टैंडर्ड्स बताए थे टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स में, वही आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली IAS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 23 इज बोरिंग कॉस्ट, एंड IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग कितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं? 3 स्टैंडर्ड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेटली IAS 16 से ही स्टार्ट लेंगे। लेकिन IAS 16 का जो बहुत बड़ा दारो मदार है वो मैचिंग प्रिंसिपल पे है। हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल, शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। लुक एट हेयर जी, मैचिंग प्रिंसिपल, ये आपके चैप्टर 1 में जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वहां पर जरूर ये होगा, ठीक है जी। मैचिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी? हम लोगों ने, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर हम लोग 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस प्रोडक्शन आपने कितनी की? प्रोडक्शन आपने की 1000 यूनिट्स की, आपने सेल किए 800 यूनिट्स। तो मेरा आज भी आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कि हमें रेवेन्यू कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड करना चाहिए, 800 यूनिट्स का या 1000 यूनिट्स का? जी जी, आप में से कोई बताएगा प्लीज। 800 यूनिट। 800 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, 1000 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट्स आपके कितने बिके? 800 यूनिट्स बिके, 1000 यूनिट्स नहीं बिके। तो सेल्स रेवेन्यू आप 800 यूनिट्स पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल भी है, और वो दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप सेल्स रेवेन्यू, अगर आप 800 यूनिट्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने कितने यूनिट्स की रिकॉर्ड करनी चाहिए? जी, 1000 यूनिट्स की। 1000। जी, 1000 यूनिट्स, ओके जी। कोई ऐसा भी है जो कहे कि 800 यूनिट्स क्यों नहीं चाहिए? No, 1,000 units because produced for the day. अच्छा जी, मेरा जवाब यह है कि 1000 यूनिट्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आप 800 यूनिट्स की ही लेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिए। फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स का? ओपनिंग इन्वेंट्री, अज्यूमिंग कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी अभी 0 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है हमारे ऑपरेशन का, प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन, जितने भी यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए, चले मैं कहता हूँ हमने परचेज किए कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाती है, ठीक है। तो क्लोजिंग What? कितनी रह गई? अगर आपने 800 यूनिट्स बचे तो डेफिनेटली 200 यूनिट्स पीछे रह गए। देखें जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी फिर कितने यूनिट्स की बचेगी? 800 यूनिट्स की बचेगी ना जी, यस और नो? जी, Okay. ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपने 800 यूनिट्स की लेनी है, 1000 यूनिट्स की नहीं लेनी। भले आप 1000 यूनिट्स बेशक प्रोड्यूस करें, बेशक आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें,
लेकिन सेल तो आपने 800 यूनिट्स की हैं, और अगर आपने 800 यूनिट सेल की हैं तो रेवेन्यू फिर 800 यूनिट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप रेवेन्यू 800 यूनिट्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट भी उतने ही यूनिट्स की रिकॉर्ड होनी चाहिए, 1000 यूनिट्स की रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैचिंग प्रिंसिपल है कि वो किस चीज को आप यहाँ पर मैच कर रहे हैं। वो आपकी सेल्स और रेवेन्यू को मैच, सॉरी, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैच कर रहा है। किस चीज को? डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं है कि आप सेल्स जो है वो 800 यूनिट्स की है और आप कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000 यूनिट्स की है, या अगर आप 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप 800 की यूनिट्स की है। ऐसा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये मैचिंग प्रिंसिपल है कि आपने पैटर्न को फॉलो करना है, आपने आपके पैटर्न मैच होने चाहिए। ठीक है, ओके। मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ मैचिंग प्रिंसिपल की। मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ जो कि अब हम लोग IAS 16 डिस्कस करेंगे। उसी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ओके। हमने डेप्रिसिएशन में हमने दो तरह के दो मेथड्स पढ़े हैं डेप्रिसिएशन के। प्लीज अगर आप लोगों में से कोई मुझे बता दे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जी, जी। वैल्यू एडेड मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा आपने क्या बताया? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। जी अच्छा, बेसिकली उस वैल्यू एडेड मेथड वही रिड्यूसिंग बैलेंस ना? जी, जी जी। एक हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा। एक हमने पढ़ा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, सही है। लेकिन सवाल है, हमें कैसे पता चले कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करना चाहिए या हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? जी, दो मेथड हैं, ठीक है। डेफिनेटली हमें IASB ने, हमें स्टैंडर्ड्स ने बताया ना कि आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें। लेकिन कोई भी मेथड के पीछे उसने रीजंस भी कुछ कहीं कि आपको रीजंस भी दें, और वो रीजंस क्या होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल में पढ़ा है। ठीक है, पढ़ चुके हैं अभी, मतलब F7 में नहीं पढ़ा, F3 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपके ख्याल में वो क्या रीजन हो सकती है कि जिसकी बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड होना चाहिए या रिड्यूसिंग बैलेंस? जी, मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि जैसे कोई कार वगैरह है उसमें हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो यूज होती है और उसकी जो है वो एसिड जो है वो कम होती है। अच्छा, ठीक है। आई थिंक सो। अच्छा, देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए आप करते क्या हैं, डेप्रिसिएशन को पहले समझें। डेप्रिसिएशन हमने क्या पढ़ी? हमने कहा ये क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा ये है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट की? ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एसेट की, ठीक है, ऑफ कॉस्ट। लेकिन किस चीज पे एलोकेट करनी है जी? जी, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द यूजफुल लाइफ। ऑन द यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी भूलनी नहीं है। ठीक है, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। जी, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है, उसकी लाइफ के ऊपर हम लोग इसको स्प्रेड कर देते, एलोकेट करते, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। जी, और वो सिस्टमेटिक एलोकेशन क्या है? वो सिस्टमेटिक एलोकेशन या तो स्ट्रेट लाइन मेथड बताएगा या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बताएगा। लेकिन अब आप इस चीज को जरा समझें। देखें, समटाइम्स क्या होता है कि आपका एसेट है, और एसेट क्या करता है कि वो आपको थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ, आपको यूनिफॉर्म आउटपुट देता है, यूनिफॉर्म आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो सालाना 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अगर, और उसकी 5 साल की यूजफुल लाइफ है, तो वो पांचों सालों में ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 एंड 5, वो सभी में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, सभी में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखें हमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है? पैटर्न ये नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म बेनिफिट्स रिसीव हो रहे हैं। जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, एक जैसे बेनिफिट्स आ रहे हैं ना, एक जैसी आउटपुट दे रहा है आपको ऐसे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपका एसेट
उसकी यूजफुल लाइफ जैसे जैसे कम होती है, उसकी आउटपुट वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? तो परफॉर्मेंस में रिडक्शन का मतलब क्या है कि अब उसकी आउटपुट रिड्यूस हो रही है, उसके बेनिफिट्स कम होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, इस पैटर्न को देख लें। पहले साल उसने हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए, दूसरे साल वो 900 यूनिट्स पे चला गया, तीसरे साल वो 800 यूनिट्स पे चला गया, चौथे साल 700 यूनिट्स पे, पांचवें साल 600 यूनिट्स पे। पैटर्न क्या नजर आ रहा है? पैटर्न नजर ये आ रहा है कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होते जा रहे हैं, आउटपुट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो रही है। ऐसा होता है नहीं होता? जी होता है जी। काफी सारे एसेट्स इस तरह के होते हैं कि वो जैसे जैसे उनका टाइम गुजरता जाता है, उनकी जो आउटपुट है, उनकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? जी होता है नहीं होता? यस और नो? जी जी सर। यस यस। ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों पैटर्न बता दिए। तो आपके ख्याल में अगर आप बेनिफिट्स अगर यूनिफॉर्म हो रहे हैं तो जो एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी तो फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए ना? क्या ख्याल है? मैं ठीक कह जी रहा हूँ? ऐसे ही है। जी। लेकिन अगर उसकी आउटपुट रिड्यूस हो रही है तो क्या ख्याल है कि उसका जो रिलेटेड एक्सपेंस है, क्या एक्सपेंस भी तो उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए ना? एक्सपेंस भी तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाना चाहिए ना? क्या ख्याल है? मैं ठीक कह रहा हूँ? जी। शुरू के साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा। am I right? जी मैं ठीक कह रहा हूँ? डेप्रिसिएशन। अच्छा चलें, आपको शायद ये कंफ्यूज कर रहा होगा, चलें मैं करके बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे जरा सेशन में टाइम देखने दे, टाइम कितना हमारा पीछे बच गया सेशन में। जी 4 मिनट रहते हैं, हो जाएगा। ओके लेट्स सी जी, लुक एट इट। मैं कहता हूँ कि आपके एसेट की कॉस्ट है 100,000 जी, और यूजफुल लाइफ है इसकी, सॉरी, यूजफुल लाइफ है इसकी, चलें जी मान लिया 5 ईयर। 5 ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करें। डेप्रिसिएशन पर ईयर बताएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, तो बताएं कि पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आना चाहिए? 20,000। 20,000। तो ये हर साल 20,000 आएगा जी? 1 2 3 4, हर साल 20,000 होगा? यस और नो? जी यस सर। ठीक है। तो आप क्या करें, आप यूनिफॉर्म एक्सपेंस चार्ज करें हर साल। जी तो आपके ख्याल में ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ठीक है? ये कौन सा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना? आपके ख्याल में स्ट्रेट लाइन मेथड कौन से पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स को फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? यूनिफॉर्म वाले को, जिसमें आपको यूनिफॉर्म बेनिफिट्स आ रहे हैं तो उसी में आपका यूनिफॉर्म एक्सपेंस भी होना चाहिए, या जहां पर आपके बेनिफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं वहां पर आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? जी बताएं जी। मैचिंग प्रिंसिपल इज देयर, मैचिंग प्रिंसिपल इज, पैटर्न को मैच। यूनिफॉर्म। जी यूनिफॉर्म ठीक है, जहां पर आपको अगर बेनिफिट्स हर साल एक जैसे आ रहे हैं तो वहां पर आपका जो रिलेटेड एक्सपेंस है वो रिलेटेड एक्सपेंस भी वैसा ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब आ जाए, मैं कहता हूं कि आपकी कॉस्ट है 100,000, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर, लेकिन आप क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये है कि आप हर साल आप अपने एसेट को, मैं कहता हूँ 20% डेप्रिशिएट करते हैं। कितने पे जी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। तो बताएं जी, अब जी। अब बताएं आप मुझे इन 5 सालों की डेप्रिसिएशन प्लीज बताएं। फर्स्ट ईयर की तो माना चले 20,000 हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर की बताएं, सेकंड थर्ड फोर एंड फिफ्थ। जी नेक्स्ट ईयर की है इसकी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 16,000। ठीक है, थर्ड ईयर की बताएं जी। 12,800। 12,800। चलें जी नेक्स्ट ईयर को रहने दें, ठीक है, अभी तक आप इतना ही देखें। आपको क्या नजर आ रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में?
आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर बाय ईयर रिड्यूस हो रहा है जी। जी पहले साल ज्यादा था, दूसरे सालों से कम, तीसरे सालों से कम। और मैं आप कैलकुलेशन करना चाहें तो करके देख लें, चौथे और पांचवें साल इससे भी कम। 12,800 से कम होगी चौथे साल में, और पांचवें साल में बिल्कुल ही कम होगी। तो आपके ख्याल में ये पैटर्न किसके साथ मैच करना चाहिए? इस अप्रोच के साथ जहां पे आपके बेनिफिट्स ईयर बाय ईयर कम हो रहे हैं, क्या ख्याल है? अगर आपके जी बेनिफिट्स हर साल कम हो रहे हैं तो आपका रिलेटेड एक्सपेंस भी तो हर साल कम होना चाहिए ना, क्या ख्याल है जी? जी। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? ऑल ऑफ यू, हसन, कोमल, अरीज जी, जी सर। बात सर मेरा एक समझ रहे हैं? क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पर है। जी जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं, तो जो हमारी मशीनरी है वो तो डेप्रिसिएशन हो रही है, वो ठीक है, उसका कम हो रहा है, क्योंकि मशीनरी है उसके ऊपर जो उसके मेंटेनेंस वगैरह क्या वो उसमें नहीं आएगा? अच्छा, बात नहीं, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। मैं आपको दोबारा जी लिंक जी शेयर करता हूँ, लिंक ज्वाइन करें, मैं आपका क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ, ठीक? जी जी।